हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन है जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स के जो है लेक्चर्स आपके लिए बना रहे थे, तो उन्हीं का कंटिन्यूएशन है। तो आज की वीडियो में हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे जो टॉपिक्स है हमारा पाइप फ्लो के केस में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ पीजोमेट्रिक हेड्स एट वेरियस पॉइंट्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? अगर हम पीजोमेट्रिक हेड, जिसे जो कि प्रेशर हेड और डेटम हेड का सम होता है, उसी को हम पीजोमेट्रिक हेड कहते हैं। इन दो के सम करने वाली लाइन को अगर हम जोड़ेंगे तो उसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। तो मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि हमारे पास अगर एक पाइप है और इस पाइप में हमने यहाँ पर और यहाँ पर पीजोमीटर इंसर्ट किए हैं और फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास पीजोमेट्रिक हेड ये आ रहा है, तो अगर हम इन पीजोमेट्रिक हेड्स को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो इसमें क्या होगा? एक तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने इसको डेटम मान के रखा है, तो यहाँ से सेंटर तक हमारा Z1 आ जाएगा और यहाँ Z2 आ जाएगा, और जो हमारा प्रेशर हेड है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा P1 अपॉन और यहाँ पर आ जाएगा P2 अपॉन तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मतलब प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है? तो ये तीनों का सम होता है P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z। तो ये जो तीनों हेड होते हैं, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड, अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे टोटल एनर्जी लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या होता है? प्रेशर और डेटम हेड, और हाइड्रो जो हमारे पास टोटल एनर्जी लाइन होती है तो उसमें वेलोसिटी हेड भी हम जोड़ देते हैं, V²/2g और V²/2g। इन तीनों को जोड़ने वाली लाइन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी लाइन। तो यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखनी होती है, तो इसमें से भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? प्रेशर हेड और डेटम हेड के सम को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। और टोटल एनर्जी लाइन जो होता है उसमें हम तीनों को हेडों को सम करते हैं, मतलब कि प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड, तीनों को अगर हमने सम किया तो उसे हम टोटल एनर्जी लाइन कहते हैं। और दूसरे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में राइज और फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी हेड। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो फॉल भी कर सकती है और राइज भी कर सकती है। जनरली फॉल करती है, लेकिन किसी किसी केस में जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वो राइज भी कर सकती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये फॉल भी कर सकती है और राइज भी कर सकती है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, फॉल भी कर सकती है और राइज भी कर सकती है। कौन सी लाइन? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अगर हम फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये राइज भी कर सकती है, फॉल भी कर सकती है। और डिपेंड किस पे करती है? वेलोसिटी हेड पे। वेलोसिटी हेड कम होगा तो हमारे पास प्रेशर हेड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज कर जाएगी। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन कैसे जो है राइज करती है, कैसे फॉल करती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंप के केस में ये राइज करती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, टोटल एनर्जी लाइन जो है हमेशा फॉल ही करती है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो ये हमेशा फॉल करती है, लेकिन किस केस में राइज करती है? सिर्फ और सिर्फ पंप के केस में, जिसमें हम एनर्जी यहां से ही दे रहे हैं वाटर को, तो उस केस में हमारे पास टोटल एनर्जी लाइन जो है वो राइज करती है, वरना टोटल एनर्जी लाइन फॉल ही करती है। और टरबाइन के केस में सडन फॉल होता है टोटल एनर्जी लाइन में। तो ये चीज आपको याद रखना है, टोटल एनर्जी लाइन जो है हमेशा फॉल ही करती है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लेकिन पंप के केस में सडन राइज देखने को मिलता है और टरबाइन के केस में सडन फॉल देखने को मिलता है। टोटल एनर्जी लाइन इज हॉरिजॉन्टल इन केस ऑफ आइडियल बर्नौलीज फ्लो एज द लॉसेस आर जीरो। तो
टोटल एनर्जी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी अगर हमारे पास लॉसेस जीरो है, मतलब कि अगर हमारे पास आइडियल फ्लो हो रहा है जहां पर लॉस हमारे पास फ्लो में नहीं होता है, तो उसके केस में टोटल एनर्जी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज पैरेलल एंड लोअर देन द टोटल एनर्जी लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो हमेशा टोटल एनर्जी लाइन से नीचे होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी लाइन यहां पर है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यहां पर है, और दोनों जो है पैरेलल भी होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन से बनते हैं हमारे पास। इसके बाद आता है नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप्स। तो हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है जिसमें हमारे पास वाटर भरा हुआ है, तो इस पाइप से जब फ्लो हो जाएगा तो ये कितना पावर ट्रांसमिट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक टरबाइन है या कोई व्हील है जो कि रोटेट कर रहा है इस फ्लो की वजह से, तो ये जब फ्लो होगा इस पे तो ये कितना पावर ट्रांसमिट करेगा उसी को हमें देखना है। तो यहां पर कुछ फार्मूले बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले बन जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पावर ट्रांसमिटेड एट द आउटलेट किसके इक्वल होता है, वेट पर सेकंड ऑफ वाटर इनटू द हेड ऑफ आउटलेट। मतलब कि वेट पर सेकंड कितना वाटर फ्लो हो रहा है इनटू हेड एट आउटलेट। तो इसका मतलब क्या होता है, रो जी क्यू इंटू एच, रो जी क्यू इंटू एच। तो यहां पर ये जो तीन टर्म्स देती है ये देती है वेट पर सेकंड, और एच क्या होता है हमारे पास, हेड कितना है, मतलब कि यहां पर वाटर का जो है हेड कितना है। तो यही देता है हमारे पास पावर कितना ट्रांसमिट होगा। लेकिन जो एक्चुअल पावर है, एक्चुअल पावर अगर हम देखेंगे तो यह यहां पर पाइप से फ्लो हो रहा है तो यहां पर कुछ हेड लॉसेज होंगे। तो हेड लॉस हमारा कुछ होगा जब भी हमारे पास पाइप फ्लो होता है। लॉसेज के बारे में हमने पिछली वीडियो में पता किया है कि लॉसेस कौन कौन से होते हैं। इंट्रेंस लॉस होता है, एग्जिट लॉस होता है, और सबसे ज्यादा जो होता है वो फ्रिक्शन लॉस होता है हमारे पास। तो इसीलिए जो है एक्चुअल पावर अगर हम देखेंगे कितना पावर ट्रांसमिट होता होगा एक्चुअल में, आइडियल केस में ये होता है रो जी क्यू इंटू एच। एच क्या होता है कि हेड हमारा कितना है, लेकिन एक्चुअल केस में हमारे पास हेड में कुछ लॉस होगा तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा इस हेड से। तो हेड माइनस हेड लॉस, एक्चुअल हेड क्या है हमारे पास माइनस हेड लॉस क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल पावर। अगर हमें एफिशिएंसी देखनी है तो ये होता है एक्चुअल अपॉन आइडियल, मतलब कि एक्चुअल पावर कितना ट्रांसमिट हुआ और आइडियल पावर हमारे पास कितना है। तो एक्चुअल पावर अगर हम देखेंगे रो जी क्यू एच माइनस एच एल, और रो जी क्यू एच के इक्वल, तो यहाँ पर रो जी क्यू कैंसिल हो जाएगा, एच माइनस एच एल डिवाइड बाय एच जो है हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो कभी कभार ये हेड्स दिए होते हैं और एफिशिएंसी हमसे पूछी जाती है, तो एफिशिएंसी के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, हेड माइनस हेड लॉस अपॉन एक्चुअल हेड जो होता है वो हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। तो फार्मूला कैसे निकल के आता है ये भी आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमें मैक्सिमम पावर देखना है तो मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करते हैं, पावर को डिस्चार्ज के साथ डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारे पास जो हेड लॉस है, अगर हमारे पास हेड लॉस h/3 के इक्वल हो रहा है तो इसके लिए डेरिवेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर ही दिखाया हुआ है। तो ये डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है अगर हमारे पास हेड लॉस जो है टोटल हेड का 1/3 होता है। अगर हमारे पास हेड लॉस जो है टोटल हेड का 1/3 है तो उसी केस में हमारे पास पावर ट्रांसमिटेड जो है वो मैक्सिमम होता है। और पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है 66.6%। तो ये भी आपको पूछा जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड क्या होता है, 66.6%। और हेड लॉस जो है वो कितना होता है, वो होता है अगर हमारे पास हेड लॉस जो है एक्चुअल हेड का 1/3 हो रहा है। हेड लॉस अगर एक्चुअल हेड का 1/3 हो रहा है तो उस वक्त जो है हमारे पास पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम होता है, तो वो होता है 66.6%। तो यहां पर आप देख सकते हैं पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम व्हेन द फ्लो इज सच दैट 1/3 ऑफ स्टैटिक हेड इज कंज्यूम्ड इन पाइप फ्रिक्शन। मतलब कि अगर 1/3 हेड जो है हमारा हेड लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, तो उस वक्त जो है हमारे पास मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। तो एफिशिएंसी कितनी होती है उस टाइम, वो होती है 66.66%। तो ये आप देख भी सकते हैं हमारे पास एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, एच माइनस एच एल डिवाइड बाय एच के इक्वल। तो हमारे पास एच माइनस एच एल की जगह हम क्या रखेंगे, तो h/3 रखेंगे।
अपॉन एच, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3h माइनस एच अपॉन 3 अपॉन एच। तो यहाँ पर h इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो 2/3 किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास 0.666। तो हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज में निकालने के लिए 66.6% आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद ही रखनी है। अब हमारे पास एफिशिएंसी कितनी होती है, वो होती है 66.66%। और पावर लॉस्ट जो होता है, जो हमारा पावर लॉस हो जाएगा, तो वो कितना होता है 33.33%। 100 में से 66.66% को माइनस करेंगे तो हमारे पास पावर लॉस जो होता है वो होता है 33.33%। और हेड जो है वो कितना कंज्यूम होना चाहिए, मतलब कि हेड लॉस कितना होना चाहिए उस वक्त, वो होता है h/3 के इक्वल। तो ये पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप जो होता है उसका केस होता है। तो इतना ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है सीरीज कनेक्शन ऑफ पाइप्स जो है। एक होता है हमारे पास सीरीज कनेक्शन और एक होता है हमारे पास पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में आपको याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में हमें क्या पता होना चाहिए। सीरीज कनेक्शन में पता होना चाहिए हमें, यहां पर आप देख सकते हैं, पहले आपको मैं सीरीज कनेक्शन बता दूं कि क्या होता है। अगर हमारे पास डिफरेंट डायमीटर ऑफ पाइप्स जो है वो सीरीज में लगी होती है, मतलब कि यहाँ पर एक डायमीटर है, यहाँ पर दूसरी डायमीटर की पाइप है और यहाँ पर तीसरे डायमीटर की पाइप है, और इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L3 है। तो हमारे पास आपको याद रखना है कि हेड लॉस अगर हम देखेंगे सीरीज के केस में, वो होगा सम ऑफ हेड लॉसेज। हेड लॉस इज इक्वल टू HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। और अगर हमें डिस्चार्ज निकालना है, डिस्चार्ज जो है वो सेम ही होगा, जितना यहां से डिस्चार्ज हो रहा है उतना ही यहां से होगा, उतना ही यहां से होगा। मतलब कि हेड लॉसेज जो है उनको सम करना पड़ेगा और डिस्चार्ज जो है वो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 के इक्वल आ जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है। इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, इक्विवेलेंट पाइप होता है, ये पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन देखा भी था, अ पाइप विच कैन रिप्लेस एग्जिस्टिंग कंपाउंड पाइप व्हाइल कैरिंग द सेम डिस्चार्ज एंड सेम लॉसेस। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इक्विवेलेंट पाइप वो होती है जिससे हमें सेम डिस्चार्ज मिलेगा और सेम लॉसेस होंगे। लॉसेस सेम होने चाहिए और डिस्चार्ज सेम होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास ये एक पाइप है, हम इसके इक्विवेलेंट एक पाइप बनाएंगे जिसका डिस्चार्ज जो है वो सेम होगा इसके डिस्चार्ज के, मतलब कि इसका डिस्चार्ज और इसका डिस्चार्ज सेम होना चाहिए, और इसका हेड लॉस जो है वो सेम होना चाहिए इसके हेड लॉस से। इसी पाइप को हम क्या कहेंगे, इसका इक्विवेलेंट पाइप। इस पाइप को हम इसका इक्विवेलेंट पाइप तब कहेंगे जब इसमें से डिस्चार्ज भी सेम हो रहा होगा और इसका हेड लॉस भी सेम हो रहा होगा, तब ये पाइप जो है इसका इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा। तो यही चीज आपको याद रखनी है, सेम डिस्चार्ज और सेम लॉसेस जो है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेम डिस्चार्ज और सेम लॉसेस जो यहाँ पर हो रहे होंगे उसी को हम इक्विवेलेंट पाइप कहते हैं। तो सीरीज कनेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया, हेड लॉस जो होगा वो सम होगा हेड लॉस इन दिस पाइप, हेड लॉस इन दिस पाइप और हेड लॉस इन दिस पाइप। तो हेड लॉस इक्विवेलेंट हेड लॉस 1 प्लस हेड लॉस 2 प्लस हेड लॉस 3। तो हेड लॉस 1 क्या आ जाएगा, FL² अपॉन 12.1 D की पावर 5। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो हमने ये डिराइव भी किया था शायद। मैंने आपको फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होता है FLV² अपॉन 2GD होता है, और इसी को हमने डिराइव भी किया था FLV² अपॉन 12.1 D की पावर 5, FLQ² सॉरी। अगर हम डिस्चार्ज के टर्म में लिखते हैं हेड लॉस को तो वो होता है हमारे पास FLQ² अपॉन 12.1 D की पावर 5। तो यहाँ पर यही अगर हम इन्हीं को जो है इक्वेट करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास। तो डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज मैंने आपको बताया जो सीरीज पाइप में होता है डिस्चार्ज सेम होता है, तो हम डिस्चार्ज को जो है कट भी कर सकते हैं। और जो पाइप है एक ही मटेरियल की बनी होती है, तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है तो ये भी हम कट कर सकते हैं। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 12.1 भी कॉमन ही है सब में, तो 12.1 को भी कट कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला एक्चुअल में याद रखना है, इस फार्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्विवेलेंट लेंथ, तो यहां पर डिस्चार्ज भी सेम आ जाएगा, मटेरियल सेम है तो ये भी कट जाएगा, तो यहां पर लेंथ और डायमीटर ही बच जाएगा। तो इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइड बाय
diameter raised to power 5 is equal to L1 divided by D1 raised to power 5 plus L2 divided by D2 raised to power 5 और L3 divided by D3 raised to power 5। तो ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में आपको ये याद रखना है, यहां पर डिस्चार्ज अगर हम देखेंगे, डिस्चार्ज जो होता है ये होता है Q1 प्लस Q2। डिस्चार्ज किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 को इक्वल। और हेड लॉस जो है वो इससे और इससे जो है हेड लॉस सेम हो जाएगा। तो हेड लॉस इज इक्वल टू HL इज इक्वल टू HL1 इज इक्वल टू HL2। मतलब कि हेड लॉस जो है पैरेलल कनेक्शन में सेम होता है और डिस्चार्ज जो है वो सम होता है डिस्चार्ज थ्रू 1 प्लस डिस्चार्ज थ्रू 2। मतलब कि उसी का उल्टा है। वहां पर सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? डिस्चार्ज सेम होता है और हेड लॉसेस सम होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर उल्टा है। डिस्चार्ज जो है, नेट डिस्चार्ज जो है वो सम ऑफ डिस्चार्जेस होता है और हेड लॉस जो है वो सेम ही होता है। हेड लॉस इन 1 इज इक्वल टू हेड लॉस इन 2। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। किसके लिए? पैरेलल कनेक्शन के लिए। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वाटर हैमर। तो वाटर हैमर के लिए आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कम ही चांसेस है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है, अगर आप देखेंगे हमारे पास एक पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो यहां पर हमारे पास एक वैल्व लगा होता है जिससे हम फ्लो को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्व को जो है क्लोज करते हैं तो इस वैल्व को अगर हम क्लोज करेंगे, सडनली क्लोज करेंगे, तो इस वाटर में जो है एक वेव जैसी जनरेट होती है। तो उसकी वजह से इस पाइप में जो है हैमर एक्शन लगता है। मतलब कि इस पाइप पे जो है ज्यादा प्रेशर लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाटर हैमर कहते हैं। वाटर हैमर कहते हैं। मतलब कि अगर हमने सडनली फ्लो को रोक दिया, उसकी वजह से जो है पीछे की तरफ एक वेव जनरेट होती है जो इस पाइप पे जो है प्रेशर डेवलप करती है, तो उसी को हम वाटर हैमर कहते हैं। तो यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि वाटर हैमर होता क्या है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वाटर हैमर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है, वाटर हैमर को बचाने के लिए हम एक टैंक यूज करते हैं, तो उसे हम सर्ज टैंक कहते हैं। यह आपको याद रखना। सर्ज टैंक की वजह से हम लगाते हैं ताकि हम वाटर प्रेशर को जो है, वाटर हैमर के प्रेशर को जो है वो रिड्यूस कर सके। मतलब क्या है, हम इसी पाइप में थोड़ा पीछे जो है, यहां पर अगर हमारे पास वैल्व लगा है जो हम क्लोज करते हैं, जिससे हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं, तो इसके पीछे हम कहीं पर एक टैंक लगा देते हैं ताकि अगर यहां पर जो है वाटर प्रेशर से पीछे की तरफ एक वेव जनरेट करे, तो वेव जो है वो यहां पर, उसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी यहां पर, और हमारे पास पाइप पे जो है उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी टैंक को हम क्या कहते हैं? इसी टैंक को हम सर्ज टैंक कहते हैं। सर्ज टैंक अगर आपसे पूछा जाए वाटर हैमर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सर्ज टैंक को जो है लगाते हैं। या फिर ये जो वैल्व है इसको हम सडनली क्लोज नहीं करेंगे, उसको हम ग्रेजुअली आराम से क्लोज करेंगे। मतलब कि आराम से हमें जो है इसको क्लोज करना पड़ेगा, इस वैल्व को क्लोज करना पड़ेगा, ताकि जो है यहां पर ज्यादा प्रेशर डेवलप ना हो और पाइप हमारी जो है वो बची रहे। तो अब क्या होता है, पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या होता है ये वाटर हैमर। सडन और रैपिड क्लोजर ऑफ द वैल्व इन द पाइप कैरिंग flowing liquid destroys the momentum of the flowing liquid and sets up a high pressure wave। मतलब कि अगर हम सडनली एक वैल्व को क्लोज करते हैं तो उसकी वजह से जो है हाई प्रेशर वेव डेवलप होती है। दिस प्रेशर वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ साउंड एंड कॉजेज द हैमरिंग एक्शन इन द पाइप कॉल्ड नॉकिंग और वाटर हैमर। तो इसी ये जो प्रेशर वेव होती है ये स्पीड ऑफ साउंड के साथ चलती है एंड कॉजेज द हैमरिंग एक्शन ऑन द पाइप। तो ये पाइप पे एक हैमरिंग एक्शन करती है, उसे हम नॉकिंग या फिर वाटर हैमर कहते हैं। इसके बाद लिखा है सर्ज टैंक इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब और इंक्रीज द प्रेशर ड्यू टू द वाटर हैमर प्रेशर। तो जो हमारे पास इंक्रीज प्रेशर होता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम सर्ज टैंक का यूज करते हैं। तो हमारे पास
ये जो वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है वो हम रिजिड पाइप्स के लिए कहां से निकालते हैं, के अपॉन रो से निकालते हैं। अंडर रूट के अपॉन रो से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है हमारे पास वो निकल के आ जाती है। वेलोसिटी ऑफ द वेव कौन सा, वाटर हैमर का जो वेव चल रहा होता है तो उसको हम सी से लिखते हैं। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द वाटर हैमर वेव किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट के अपॉन रो के इक्वल। और अगर इलास्टिक पाइप है हमारे पास तो इसके लिए फार्मूला ये दिया हुआ है, तो इस फार्मूले को आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि रिजिड पाइप्स के लिए अंडर रूट के अपॉन रो के इक्वल होता है। तो यहां पर के क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, और हमारे पास रो जो है मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल टाइम इक्वेशन। मतलब कि क्रिटिकल टाइम इक्वेशन क्या होता है, यह होता है 2L अपॉन सी। इसी बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्रिटिकल टाइम इक्वेशन के बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो क्रिटिकल टाइम आपको याद रखना है, क्रिटिकल टाइम होता है 2L अपॉन सी। एल क्या होता है, एल होता है लेंथ, और सी होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वाटर हैमर वेव। वाटर हैमर की वजह से जो वेव डेवलप होती है उसकी वेलोसिटी सी होती है, और एल क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाइप। अगर हमारे पास पाइप ये है, इसकी लेंथ एल है, और हमारे पास सी जो है, जो वेव पीछे की तरफ चल रही है उसकी वेलोसिटी हमारे पास सी है। तो हमारे पास क्रिटिकल टाइम क्या आ जाता है, 2L अपॉन सी। अब आपको यही देखना है कि क्रिटिकल टाइम के बेसिस पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव बनते हैं फॉर रैपिड क्लोजर। अगर हमारे पास रैपिड क्लोजर हुआ है तो उसके केस में क्या होना चाहिए, उसके केस में T इज लेस देन 2L बाई सी। अगर हमारे पास T लेस देन 2L अपॉन सी है तो उसे हम क्या कहते हैं, सडन क्लोजर। मतलब कि हमने जो है, जो हमारे पास वैल्यू है हमने उसको जल्दी क्लोज किया हुआ है। तो T लेस देन 2L बाई सी है तो उसे, उसका मतलब है रैपिड क्लोजर होता है। और T ग्रेटर देन 2L बाई सी, अगर हमारे पास टाइम ऑफ क्लोजर ग्रेटर देन 2L बाई सी होता है तो उसके केस में हम क्या कहते हैं, स्लो क्लोजर और ग्रेजुअल क्लोजर। तो उस वक्त उसे हम कहते हैं स्लो और ग्रेजुअल क्लोजर। तो ये होता है हमारे पास, इसी बेस पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर हमारे पास टाइम ऑफ क्लोजर लेस देन है 2L बाई सी से, अगर मतलब हम जल्दी क्लोज कर रहे हैं लेस देन क्रिटिकल टाइम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सडन क्लोजर। और अगर हमारे पास टाइम ऑफ क्लोजर ग्रेटर देन है 2L बाई सी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेजुअल क्लोजर या फिर स्लो क्लोजर। इसके बाद आते हैं हमारे पास फ्लो थ्रो साइफन। फ्लो थ्रो साइफन जो है लास्ट कॉन्सेप्ट है इस पाइप फ्लो का। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर हमें एक टैंक से दूसरे टैंक में जो है पानी को पहुंचाना है या किसी भी फ्लूइड को पहुंचाना है, तो यहां पर हमारे पास एक पहाड़ी है बीच में। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्ज पाइप लगाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपने देखा होगा कोई एक गाड़ी वाला जो है अपने टैंक से दूसरे गाड़ी वाले के टैंक को फिल कर रहा होता है, तो ये पाइप लगाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, सक करते हैं उसको। पहले सक किया जाता है तो फिर पेट्रोल जो है दूसरे टैंक में हमारे पास आ जाता है। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट लगा होता है। अगर यहां पर हमारे पास थोड़ा एलिवेटेड ग्राउंड है और हमें इस पाइप से इस टैंक से इस टैंक में पानी को पहुंचाना है, तो हम एक पाइप लगाते हैं ऐसे। ये जो पाइप का टॉप होता है इसे हम समिट कहते हैं। क्या कहते हैं, समिट। और समिट पे जो होता है यहां पर एक नेगेटिव प्रेशर होता है। The pipe which rises above the hydraulic gradient line has negative pressure and is known as siphon। मतलब एक पाइप जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से जब ऊपर जाती है तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, तो इसी को हम साइफन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एयर लॉक एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा चांसेस होते हैं कि यहाँ पर एयर लॉक डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से जो है फ्लो रुक सकता है। लेकिन हमारे पास फॉर नो वेपराइजेशन, यहाँ पर ये एयर लॉक ना बने, इसके लिए क्या होना चाहिए,
जो हमारे पास सक्शन प्रेशर होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए वेपराइजेशन प्रेशर से। तो सक्शन प्रेशर हमारे पास हमेशा इस पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास सक्शन प्रेशर जो है वो वेपराइजेशन प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर वेपराइजेशन प्रेशर ज्यादा हो गया तो यहाँ पर वेपर्स बन जाएंगे, तो उसकी वजह से एयर लॉक हो जाएगा और यहाँ से फ्लो होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब कि यहाँ फ्लो जो है वो रुक जाएगा अगर वेपराइजेशन प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर वेपर्स बनेंगे। अदरवाइज तो हमारे पास सक्शन प्रेशर ज्यादा होना चाहिए वेपराइजेशन प्रेशर से, अदरवाइज द वेपर्स विल बी फॉर्मड एंड फ्लो विल बी स्टॉप्ड। तो हमारे पास जो है अगर वेपराइजेशन प्रेशर ज्यादा हो गया तो हमारे पास वेपर बनेंगे, तो हमारे पास फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। टोटल हेड लॉस बिटवीन ए एंड बी, अगर आपको यह देखना है कि हेड लॉस ए एंड बी में कितना हेड लॉस होगा, तो वो होता है एंट्री लॉस, फ्रिक्शन लॉस प्लस एग्जिट लॉस। तो एंट्री लॉस अगर आपको याद होगा, एंट्री लॉस जो है वो सडन कंट्रैक्शन वाला होगा 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g डी हमारा फ्रिक्शन लॉस होता है, ये आपको पता ही होगा। और एग्जिट लॉस को हम जो है सडन एक्सपेंशन वाला भी कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आपको याद होंगे हेड लॉसेस मैंने पढ़ाए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस, तो ये होना चाहिए एंट्री लॉस 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, फ्रिक्शन लॉस एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g डी, और एग्जिट लॉस हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वी स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल। तो ये होता है हेड लॉस बिटवीन ए एंड बी। तो दोस्तों ये था हमारे पास जो कि पाइप फ्लो है। पाइप फ्लो में ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।